जीतन राम मांझी कौन सन्यासी है ना। वो तो खुद एक डगरा का बैगन है। देहात में कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप को, चलनी भी सूप को दूसरी है। चलनी में ही 72 छेद होते हैं। उनको तो अपने परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो बेटा बेटी दामाद इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो कौन से परमार्थी हैं। असली दलित जो है, जो गरीब है, उसके लिए उन्होंने आज तक क्या किया है। ये वो मनवादी लोग हैं जो इस देश में जनेऊ जिहाद करते हैं। राम नाम जपना, सेठ सेठानी अपना। कभी किसानों पर ये लोग गाड़ी चढ़ा देते हैं, जैसे लखीमपुर खीरी में हुआ था, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, उसमें किसान चल मारे गए। कभी लाठी चार्ज करते हैं, कभी गोलियां चलाते हैं। तो ये तो एक दमन चक्र चल रहा है इस देश में। जिन पर लाठियां चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है ना। बिहार में मैं तस्वीर दिखाऊं दर्शकों को कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी बने हुए हैं। तो जिन लोगों पर पुलिस को कड़ाई करनी चाहिए, उस पर तो पुलिस कुछ करती नहीं है। और जनतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सबको हक है, ये आपका मौलिक अधिकार है। और तब आप उस पर लाठियां चलाते हैं, तो ये विशुद्ध दमन चक्र है और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लिया, जिसके बाद जो पूरा दलित समाज है वो 21 अगस्त को सड़कों पे उतर आए थे भारत बंद के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जीतनराम मांझी भी कहते हैं कि जो भी भारत बंद में शामिल थे वो स्वार्थी तत्व के लोग थे। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं। पहली बात सर बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वर्गीकरण का, उसको किस तरह देखते हैं। कि ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कुछ जातियों को ज़्यादा फायदा हो गया, दलितों में कुछ पीछे रह गया, ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आंकड़े नहीं है, कोई आंकड़ा, कोई डाटा नहीं है। तो जब आपके पास आंकड़े नहीं है तो आप बिना आंकड़ों के कैसे बात कर रहे हैं। ये तो मतलब हुआ कि आप खुद आपने मान लिया, ऐसा एज्यूम कर लिया। तो उनका कहना है कि जब कोई आंकड़े नहीं है इस तरह के, तो बिना आंकड़ों के आप कैसे कह रहे हैं। इस सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान जो हमारा है उसमें ये जो अधिकार है अनुसूचित जातियों और जनजातियों को तय करने का और ये सब करने का, ये अधिकार सिर्फ भारत सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है। जैसे अभी मैं उदाहरण दूं कि नीतीश सरकार ने ताती तत्वा जातियों को बिहार में पिछड़ी जातियों से लाके अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि ये अधिकार बस भारत सरकार को, राज्य सरकार नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोचकों का कहना है कि जो फैसला सिर्फ भारत सरकार कर सकती है, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर कैसे छोड़ दिया, है ना। तो इन सब बिंदुओं पर पूरे देश भर में मतलब दलित आंदोलन है और दलित आंदोलित हैं। और ये जो अभी 21 अगस्त बीता है परसों, तो भारत बंद बुलाया गया था, जिसमें मतलब दर्जनों के आप कहिए 50 दलित संगठनों ने हिस्सा लिया था। और उन लोगों ने तो हिस्सा लिया ही था, बहुत बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियों का उसको समर्थन प्राप्त था। जैसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त था, या आपको लोजपा का समर्थन प्राप्त था, राजद का समर्थन प्राप्त था, तृणमूल कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। तो एक तरह से वो विपक्षी पार्टियों के द्वारा समर्थित एक बंद बुलाया गया था, जिसको यदि आप मानिए कुल मिलाकर तो उसको सफल ही कहा जाएगा, जितना मतलब देश भर में जिस तरह से राहत ठप हुआ। पक्ष वाले कह रहे हैं कि भारत बंद जो है विफल रहा। अब ये तो गोदी मीडिया की बात है ना। गोदी मीडिया तो झूठ बोलने के लिए पैदा ही हुआ है। गोदी मीडिया कहेगा कि मोदी जी एक फ़ोन पर यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, तो वो तो गोदी मीडिया की बात नहीं है। लेकिन जो ज़मीन पर आप देखते हैं कि कितने लोग निकले, क्या हुआ, क्या असर हुआ, और जितना मोदी सरकार घबराई हुई है। अभी देखिए आनन फानन में, मैं दर्शकों को बताऊं, आनन फानन में लेटरल एंट्री वाला विज्ञापन रद्द किया गया। दर्शकों को पता होगा कि UPSC ने एक विज्ञापन निकाला था जिसमें 45 पदों पर लेटरल एंट्री होनी थी। लेटरल एंट्री क्या होता है, बस साधारण शब्दों में कहिए कि पिछले दरवाजे से एंट्री। मतलब UPSC की आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। आप सीधे भारत सरकार में संयुक्त सचिव बन जाइएगा, उप सचिव बन जाइएगा, सीधे पिछले दरवाजे से, या तो पैसा देकर या तो जो RSS के दलाल हैं उनको बना दिया जाएगा। तो लेटरल एंट्री की मतलब का विज्ञापन निकला था, और उसके बाद ये जो मामला हो गया, ये जो गर्मा गया मामला और दलित संगठनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद आनन फानन में केंद्र सरकार ने उसको विज्ञापन को रद्द करने का आदेश दिया UPSC को, क्योंकि लेटरल एंट्री में कहीं आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इसलिए भी उस पर बहुत सारे संगठनों ने ये कहा था कि आप आरक्षण को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, आप आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो सफल रहा ही, बंद तो सफल रहा ही। अब ज़बरदस्ती कहने से तो कुछ आप कह सकते हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पे लाठियाँ भी चली सर। गलत हुआ। जिन पर लाठियाँ चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है ना। बिहार में मैं तस्वीर दिखाऊं दर्शकों को कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी
बने हुए हैं। तो जिस मतलब जिन लोगों पर पुलिस को कड़ाई करनी चाहिए उस पर तो पुलिस कुछ करती नहीं है। और देखिए, जनतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सबको हक है, ये आपका मौलिक अधिकार है ना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना। देश का संविधान, अंबेडकर का संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है, और तब आप उस पर लाठियाँ चलाते हैं तो ये विशुद्ध दमन चक्र है और कुछ नहीं है। मैं उस लाठीचार्ज की निंदा करता हूँ। छात्र भी सड़क पे उतरते हैं सर, उस टाइम भी लाठियाँ चलती है, दलित समाज के लोगों पे लाठियाँ चलती है। अब वही लोग, एक देखिए, ये सरकार जो है, जो मतलब मोदी की सरकार है, ये तो पूरी तरह पूंजीपतियों की सरकार है ना। राम नाम जपना, सेठ सेठानी अपना। आप कुछ भी बात कीजिए, आप मतलब ये है, अंततः पूंजीपतियों की पार्टी है, इसलिए कभी किसानों पर ये लोग गाड़ी चढ़ा देते हैं। जैसे लखीमपुर खीरी में हुआ था, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, उसमें किसान चल मारे गए। कभी लाठी चार्ज करते हैं, कभी गोलियां चलाते हैं। तो ये तो एक दमन चक्र चल रहा है इस देश में जी। लेकिन जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि जो भारत बंद में शामिल थे सर, वो स्वार्थी तत्व के लोग हैं। नहीं, ठीक है, तो जीतन राम मांझी कौन सन्यासी है ना। वो तो खुद एक डगरा का बैगन है। कभी भाजपा के साथ रहते हैं, कभी महागठबंधन के साथ आते हैं, फिर भाजपा के साथ महागठबंधन और दलितों की बात करते हैं। और ये है, उनको तो अपने परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। खुद केंद्र में मंत्री हैं, बेटा जो संतोष सुमन है वो राज्य में मंत्री है। अभी इमामगंज से जो उपचुनाव होने वाला है उसमें हो सकता है अपने दूसरे बेटा को सेट कर दे। तो उनको भी तो बेटा, बेटी, दामाद, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो कौन से परमार्थी हैं जी। पर वो तो दूसरे लोगों को स्वार्थी बोल रहे हैं। अब एक क्या कहिएगा, देहात में कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप को, है ना। चलनी भी सूप को दूसती है, चलनी में ही 72 छेद होते हैं। तो मांझी जी हैं, वो तो अपने परिवार के अलावा कुछ देख नहीं पाते हैं। किसी असली दलित जो है, जो गरीब है, उसके लिए उन्होंने आज तक क्या किया है जी। सुप्रीम कोर्ट का जब सर फैसला आया था आरक्षण में वर्गीकरण को लेके, तो मांझी जी ने स्वागत किया था, बोला था ये फैसला तो 10 साल पहले आना चाहिए था। अब ठीक है, देखिए मांझी जी किनकी गोद में बैठे हुए हैं? मनुवादियों की गोद में बैठे हुए हैं ना। जिस सरकार में वो हैं, मोदी की सरकार में, वो तो मनुवादियों की सरकार है ना। उसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? आरएसएस के पास है। ये वो मनुवादी लोग हैं जो इस देश में जनेऊ जिहाद करते हैं, है ना। लव जिहाद की तो बहुत बात होती है गोदी मीडिया में, और जिहाद की बहुत बात होती है, लेकिन ये जो मनुवादियों का जनेऊ जिहाद है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। देखिए, आरएसएस का पूरा एजेंडा क्या है इस देश में कि हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना, हिंदुत्व की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना, संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति को ले आना, यही आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है, जिसको जनेऊ जिहाद कहा जाता है। तो आज तो मांझी जी उन्हीं मनुवादियों की गोद में बैठे हुए हैं, है ना। मोदी सरकार में मिनिस्टर बने हुए हैं, तो वो तो मनुवादियों की बोली बोलेंगे ही, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। प्रधानमंत्री मोदी से जब दलित सांसद लोग मिले थे सर, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये फैसला जो है उसको रद्द किया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको रद्द करने का एक ही तरीका है कि या तो आप संवैधानिक पीठ के विरुद्ध आप समीक्षा में जाएं, या फिर आप संसद से कानून लाएं। जैसा कि आपको याद होगा, 2-3 साल पहले ये SC/ST एक्ट जो था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बदलाव के आदेश दिए थे। तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा मतलब ये हुआ था, आंदोलन हुआ था देश में। फिर संसद ने कानून बनाकर उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये किया था, उसको एक तरह से रद्द किया था। तो वही ना एक रास्ता है। तो केंद्र सरकार चाहे तो ये रद्द हो सकती है, संसद में एकदम रद्द हो सकता है। और चूंकि विपक्ष भी इसके खिलाफ है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके एक और करना चाहिए। अगला जो सेशन आएगा, क्या जो भी शीतकालीन सत्र आएगा नवंबर में, उसमें करना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, हमारे साथ अमिताभ कुमार दास जी थे। तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की। जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया था कि जो भी भारत बंद में शामिल है वो स्वार्थी तत्व के लोग हैं। बाकी आप जीतन राम मांझी के बयान पे क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।